नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि रोज़ रात को 9 बजे यहाँ पर लाइव टेस्ट हो रहा है सर हिंदी का। जी हाँ दोस्तों, एक और लाइव टेस्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। और ये आपका डे 3 मान सकते हो, जो क्रैश कोर्स में आपको करवा रहा था। 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हो चुका है, उसके आगे बढ़ेंगे। तो उसके आगे आज मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा। तो सभी लोग यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जितने लोगों ने भाई अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टा पे फॉलो कर लो। वहाँ पर आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वहाँ पर वीडियो के रूप में, जैसे शॉर्ट जी का ट्रिक हो गया, बहुत सारी चीज़ें देता रहता हूँ। तो आप हमको वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भाई आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे दिया गया है। सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सबको जो है आवाज़, आई होप सबको क्लियर आ रही होगी। क्लियर आ रही है ना? चलिए ठीक है। अगर आपको क्लियर आ रही है तो फटाफट यार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर, राग का विवरण क्या है? इसका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। राग का विवरण आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, राग के बारे में बात करते हैं तो सभी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही बात है सर, पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। राग जो है आपका वर्तस्य होता है, लुंठित होता है, सघोष भी होता है, आपका अल्प प्राण भी होता है। तो भाई वर्तस्य क्या होता है? वर्तस्य ध्वनि का मतलब होता है दांत और मसूड़े के जो मिलने का स्थान होता है, यानी कि जो दंत मूल होता है उसको वर्त बोलते हैं। उसके स्थान से अगर उच्चारित जो ध्वनियाँ होती है वो वर्तस्य होती हैं। लुंठित मतलब क्या होता है? जिस ध्वनियों में उच्चारण में जो जीभ का आगे वाला भाग होता है मुड़कर वर्ष को शीघ्रता से स्पर्श करता है, वो आपका लुंठित ध्वनि होता है। इसी तरह आपका सघोष आप सभी को पता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड। और आपका अल्प प्राण जो होते हैं वो आपके या, रा, ला, वा, या पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ड होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 127, ये जो कोष्ठक में विराम चिन्ह दिया गया है सभी को इसका नाम बताते हुए चलना है। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दोस्तों। 127 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विस्मयादिबोधक। बिल्कुल सही बात है सर, इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो ये जो कोष्ठक में दिया गया चिन्ह है आपका, ये क्या है? विस्मयादिबोधक है। तो ऑप्शन जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया सही वर्तनी शब्द का चयन करना आप सभी को। 128 सभी लोग देखिए सर, सही वर्तनी शब्द का आप सभी को चयन करना है। तो 128 का बताइए सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अवनति है, मुश्किल है, मातृभूमि है। तो भैया तीनों में देखिए कुछ ना कुछ गलत है। अवनति जो होता है आपका, अवनति होता है, आधा ना और ना नहीं लगता है। मुश्किल में आधा शाह होता है, और मात्र में तापे ये वाला लगता है। क्लियर है? ये वाला त्रि वाला लगता है। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है श्रृंगार, ये यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर? इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 129 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि निम्न में विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? सर क्वेश्चन नंबर 129 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर यहाँ पर आपको विशेषण बताना है, आपको क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। बुढ़ापा, बुढ़ापा तो आपका विशेषण है नहीं। दौड़, क्रोध और शांत, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। यहाँ पर जो शांत है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है शांत, ये आपका क्या हो जाएगा सर? एक विशेषण शब्द हो जाएगा। तो जितने लोगों ने जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 130 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कर्म की प्रधानता जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है। तो वहाँ सभी लोग फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। सर 130 देखिए जवाब आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा पानी बरस रहा है। बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। भैया जिस वाक्य में क्रिया का जो फल है या क्रिया का जो व्यापार का फल है वो कर्ता पर पड़ता है और कर्म पर नहीं पड़ता है, वहाँ पर आपका क्या होता है? कर्मक क्रिया होता है। तो जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? सर तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल आप सभी को बताना है। सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर तुम बैठो मैं अभी आया, तो 131 याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्तमान काल। वर्तमान काल है या भूतकाल, भविष्यत काल, संभव काल। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो तुम बैठो मैं अभी आया, इसमें देखा जाए तो वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। और इसमें संभाव्य, वैसे यहाँ पर संभाव्य भूत दिया है, अगर यहीं पर संभाव्य वर्तमान होता तो हम लोग इसको करेक्ट कर देते। कुछ लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर डी नहीं होगा, संभाव्य वर्तमान काल का यूज किया गया है। तो 131 में देखा जाए तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप किया गया है? बताइए सर। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप दिया गया है?
फटाफट सभी लोग 132 का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा, देखा जाए तो यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। जैसे वह आए तो मैं जाऊँ, वह कमाए तो मैं खाऊं, तो यहाँ सब आपका हेतु हेतु मद होता है, लेकिन ये भूतकाल का है। देखिए भूतकाल में बात हो रही है ना, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना आप सभी को। विदेशी शब्द आप सभी को पहचानना यहाँ पर कौन सा है सर? ग्लास, अचल, आश्चर्य और छाता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब, क्वेश्चन देखा नहीं, सबके जवाब देखिए आना शुरू हो गए हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ग्लास बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ग्लास, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ग्लास जो है आपका विदेशी शब्द है। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? बताइए सर, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? 134 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 134। तो याद रखिए दोस्तों, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को हम लोग कृत प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 135। देखिए तरंग की बात कर रहा है, तुरंग नहीं है सर, तरंग है। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? 135 सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर। तरंग शब्द का समानार्थी शब्द बताइए क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, तरंग शब्द का जो समानार्थी शब्द है आपका उर्मी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसको पता है ना, इसके बाद आपका जो पत्र लेखन स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, उसका नीचे मैंने लिंक दिया है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद आपका जैसे ही टेस्ट खत्म होगा 9:30 बजे से वो टेस्ट स्टार्ट होगा, तो नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर आप लोग जरूर जा करके देखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि जो किए गए उपकार को मानता हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? और जब ये टेस्ट खत्म होगा, वो टेस्ट लाइव ही होगा, तो लाइव टेस्ट उसको भी दीजिए आप लोग। बताइए सर, जो किए गए उपकार को मानता हो उस वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? 136 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे यहाँ पर। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 136 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जो किए गए उपकार को मानता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? कृतज्ञ बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो जो किए गए उपकार को मानता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 137 सभी लोग जवाब दीजिए सर। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंकज हो गया। पंकज मतलब होता है कीचड़ में पैदा, जो पंख में पैदा होता है उसको पंकज बोलते हैं, यानी कि कमल। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। देखिए 138 139 यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। सरल वाक्य में बदलना आपको यहाँ पर कि अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो। ये बेसिकली आपका अभी संयुक्त वाक्य में है, और लगा है ना, तो आपका ये संयुक्त वाक्य में है, इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है सर। 138 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा सर? सरल वाक्य हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 139 देखिए कह रहा है कि दोहरा लाभ, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या हो जाएगा सर? दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 139 इस समय ये समझ लो दिन में मेरी 4-4 5-5 क्लासेस चल रही हैं, फ्री वाली, सारी अनअकैडमी पे फ्री वाली क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप नहीं जुड़ते हो तो आप वहाँ भी जुड़ा करो, और वहाँ पर जो टेस्ट देने का मज़ा होता है ना, अलग ही होता है। वहाँ पर पोल आता है, पोल के साथ ही साथ आपका बहुत सारी वहाँ पर कितना आपने किया है, कितना नहीं किया है, कितने लोगों में आपका कौन सा प्लेस है, सब कुछ मिलता रहता है। फ्री वाली क्लास होती है, कोई पैसा नहीं लगता सर। अनअकैडमी का ऐप होना चाहिए आपके पास बस, और आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। 10 बजे एक क्लास और है सर, 10 बजे एक और क्लास है अनअकैडमी पर, लाइव क्लास है, लाइव टेस्ट है, तो आकर देखोगे, मज़ा आ जाएगा वहाँ पर। 139 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, पहले ही माफ़ कीजिएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर दोहरा लाभ मतलब होता है आम के आम भैया गुठलियों के दाम। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए सर। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन अभी आपको पत्र लेखन वाले में भी इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल सही बात है, उसको परिपत्र बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। देखिए 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थान से संबंधित नहीं है? बताइए सर, कौन सी बोली राजस्थानी से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मगही। तो यहाँ पर
क्वेश्चन पढ़ते ही जवाब जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, मगही। मगही बोली जो होती है बेसिकली आपकी कहाँ की होती है सर, ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों, बिहार से संबंधित है। इसका मागधी अपभ्रंश से इसका जो है विकास हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। और राजस्थानी भाषा का विकास जो है आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 4 बोलियाँ आती हैं, जयपुरी आता है, मारवाड़ी आता है, मेवाती आता है और मालवी आता है। क्लियर है। आते हैं 144 पर। देखिए कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरी स्वीकार किया गया है, बताइए सर। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरी स्वीकार किया गया है। 144। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए दोस्तों। 144 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो आपका 343 है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद जो आपका 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बताइए सर। हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 145 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा दोस्तों, हिंदी के अलावा आपकी जो नेपाली भाषा होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 146 कह रहा है, कठिन काव्य के प्रेत, देखिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। 146 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिए, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले जो कौन कहलाता है, तो याद रखिएगा केशव। इसके पहले मैंने आपको बताया था केशव दास बताया था। तो केशव अथवा केशव दास जो हैं ये एक रीतिकालीन कवि थे जिनका समय जो है भक्ति कालीन के अंतर्गत पड़ता था। क्लियर है। इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ऐसी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने किया है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा सर। 147 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो आता है, प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने के लिए अनुमोदन जो है नहीं मिला। क्लियर है दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48 देखिए क्या कह रहा है कि तैरने की इच्छा को बताइए क्या कहते हैं, बताइए सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा, इसके लिए सर्वाधिक उचित शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जवाब देती है सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, तैरने की इच्छा को तितीर्षा बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं तितीर्षा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग तितीर्षा बोलते हैं। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। तो देखिए कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है, बताइए सर। 149 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में त्रुटि है, देखती आई है, हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो सर बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 149 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर युग से। कुछ लोग यहाँ पर हर युग से को बोल रहे हैं तो वो लोग करेक्ट हो जाएंगे सर, हर युग में होना चाहिए। तो हर युग में जनता राम राज्य के आने का स्वप्न देखती आई है, तो यहाँ पर हर युग में होना चाहिए था। क्लियर है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है सर कि भैया यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। 150 सभी लोग जवाब दीजिए सर। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य आप सभी को पहचानना है सर। बताइए सर, यहाँ पर जवाब फटाफट दीजिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कैसे करेंगे इसको हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर लगभग और कोई, तो लगभग कोई में से एक हटा दो तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। PDF सब लोग डाउनलोड करते हुए चलेंगे जैसे ही वीडियो खत्म होगा। ठीक है। देखिए मैंने सबका आंसर की दे दिया है, तो आंसर की देख लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी कहीं जाइएगा मत भैया, अभी एक और यहाँ पर अभी एक और प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि
टाइम कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे आपको। इसका जवाब दिए सर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अगला प्रैक्टिस सेट है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है सर। सभी को पता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा व्यंजन इस संघर्षी है, बताइए सर। निम्न में से कौन सा व्यंजन आपका संघर्षी है। 127 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 127 फटाफट जवाब देते हुए चलें। तो याद रखिए दोस्तों, 127 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा भैया। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, ना ही स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपका शा, सा और हा, ये 3 जो होते हैं ये आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। 4 आपके, माफ़ कीजिएगा, 4 आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी पद उपवाक्य के आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनकी एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। 148 फटाफट सभी लोग, 128 फटाफट सभी लोग जवाब देंगे सर। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए ऐसे नीचे एक रेखा खींच देते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, याद रखिएगा, उसको अधोरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक तो बोलते नहीं है, तो उसको अधोरेखा। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 129 है कि भैया दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 129 तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शुद्ध वर्तनी के बारे में तो यहाँ पर सच्चिदानंद, बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सच्चिदानंद, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जबकि सर्वोत्तम नहीं होता, सर्वोत्तम होता, आधाता यहाँ पर और लगेगा। सांसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। कीर्ति में देखा जाए तो कापे बड़ी की मात्रा और तापे बड़ी की मात्रा लिया गया है। यहाँ पर कापे बड़ी की मात्रा तो ठीक है, लेकिन तापे छोटी की मात्रा होता है, कीर्ति। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 130, देखिए क्या कह रहा है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, बताइए। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। 130 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिए सर। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बन जाएगा। 130 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आर्स, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया आर्स, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो भैया ऋषि संज्ञा शब्द से जो विशेषण शब्द है आपका आर्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि उजड़ना अगर आपका एक अकर्मक क्रिया है तो आपका इसका सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 131 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 131 है, जवाब दीजिए सभी लोग। तो भैया याद रखिएगा, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उजाड़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, उजाड़ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अकर्मक क्रिया में जैसे उजड़ना है तो घोंसला उजड़ गया, लेकिन अगर हमने आपको इसको उल्टा कर दिया कि दिनेश ने पक्षियों के घोंसले को उजाड़ दिया, तो जब भी उजड़ का उजाड़ करेंगे तो आपको अकर्मक से सकर्मक बन जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। ये क्वेश्चन तो सबको पता ही होगा, इसका आंसर बताइए सर। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। अगर हम बात करते हैं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर पौधा है, सहायता है, पुस्तक है और आपका लड़का है। तो यहाँ पर जो सहायता है, जो ऑप्शन नंबर सी है सहायता, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। किस वचन में दोस्तों, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें कारक आप सभी को बताना है। इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। किसी ने शायद मुझसे कमेंट करके या व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर पूछा भी था इसके बारे में। तो बताइए सर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आज क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो बताइए सर, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यहाँ पर आपको बताना है कारक। काफ़ी लोग यहाँ पर कर्ता बोलेंगे, तो कर्ता ने कर को, तो लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक पढ़ते हैं। तो भैया माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर कर्म कारक होगा। काफ़ी लोग यहाँ पर कर्ता बोल रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आयोग ने भी आपका कर्म कारक ही सही बोला गया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग कर्म कारक बोलते हैं। तो यहाँ पर
कर्ता कारक नहीं होगा, आपका जो कर्म कारक है वो हो जाएगा। तो राम ने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे राम ने खाना खाया, तब आपका वहाँ पर कर्ता कारक हो सकता था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया देशज शब्द छाटी, हमेशा सिर्फ आपके उसके कर्ता ने कर्म को ये को और ने देख कर ही जवाब नहीं दिया जाता है। इसी वजह से मैंने आपसे बोला एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। 134 क्या हो जाएगा सर, देशज शब्द आप सभी को छाटना है यहाँ पर। देशज शब्द बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। देशज शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो 134 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिबिया। टिबिया जो है दोस्तों यहाँ पर आपका देशज शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं टिबिया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है। ये तो सबको पता है सर, उच्चारण का अगर संधि विच्छेद करोगे तो उपसर्ग कैसे निकल के आएगा, बताइए सर। उच्चारण शब्द में आपका उपसर्ग क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दे सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब सर आ रहा है सर यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं सर। उपसर्ग होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, कह रहा है सर खगेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हो, सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी 9:30 से आपका यूपी पत्र लेखन स्पेशल का जो टेस्ट है वो करवाऊंगा। टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ पत्र लेखन स्पेशल का, क्योंकि पत्र लेखन से आपके क्वेश्चन आपके आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे। तो वो वाला वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है। तो 9:30 पर वो क्लास स्टार्ट होगी, जैसे खत्म होगा उसके जस्ट बाद स्टार्ट होगा 9:30 पे। तो उस वाले क्लास को जरूर देखिएगा। और 10 बजे आपको पता है 10 बजे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। तो 10 बजे वाला भी अभी बताऊंगा, पहले इसका जवाब दे दो सभी लोग। खगेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया अगर हम बात करते हैं खगेश के बारे में, तो भैया खगेश का जो पर्यायवाची है आपका हो जाएगा वैनतेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, खगेश का पर्यायवाची शब्द आपका वैनतेय होता है। खगेश के अलावा इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, गरुड़, सरपारी, हरियान, नांगा तक बहुत सारे होते हैं। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा वैनतेय। ठीक है, क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। 137 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भैया बुरे उद्देश्य से की गई जो गुप्त मंत्रणा होती है, याद रखिएगा, उसको दुरभिसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, दुरभिसंधि बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, याद रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी कम बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, मतलब मेरे द्वारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, पयोधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए सर। पयोधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। पयोधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पयोधि की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो संधि विच्छेद है आपका क्या हो जाएगा, पयः प्लस धी। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पयः प्लस धी होता है पयोधि का संधि विच्छेद, यहाँ पर विसर्ग संधि है। क्लियर है। इसी तरह आपका पयोधन होता है, पयः प्लस धन आपके पयोधन होते हैं। तो यहाँ पर पयोधि का पयः प्लस धी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य कौन सा है, फटाफट बताइए सर। इन चारों में आपको बताना है प्रधान उपवाक्य कौन सा है। मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला, बताइए। यहाँ पर प्रधान उपवाक्य बोला गया है सर, प्रधान उपवाक्य की बात हो रही है सर। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रधान उपवाक्य यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, मेरा यह सोचना सही निकला। तो याद रखिएगा, मेरा यह सोचना और सही निकला। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर डी, ये वो लोग यहाँ पर बिल्कुल कर जाएंगे, प्रधान उपवाक्य हो जाएंगे। और यहाँ पर मेन वाक्य आपका क्या हो जाएगा सर, लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है। ठीक है सर। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर त्रुटि अगर है तो आपको डी जवाब देना, अगर त्रुटि नहीं है तो ए और बी और सी में से कोई एक चुनना है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सर। 140 फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर गया, कोई त्रुटि नहीं। फटाफट बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। 140 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया सर। 140 का बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, 140 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेरा भाई जिसका शादी कल है, भाई जिसकी शादी कल है ये होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पर जिसका के स्थान पे क्या आना चाहिए था, जिसकी आना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है भाई शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप सभी को, इन सब में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है 141 में। फटाफट सभी लोग चयन करिए। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाढ़ शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। फटाफट 141 का जवाब देते हुए चलिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये जो है ये क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन जितने लोग जवाब दे रहे हैं डी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ पर आज घुड़दौड़ भी होगी, गणित कठिन विषय है और बाढ़ अस्त्र और बंदूक शस्त्र होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 142 कि हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए सर। हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। 142 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलिए सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा हाथ मलते रह जाना, इसका मतलब होता है पछताना। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया यहाँ पर पछताना, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, पछताना या कुछ प्राप्त ना होना। क्लियर है, चलिए आते हैं 143 पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। पत्र लिखन का टेस्ट जो आपका 9:30 बजे होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको देखने को मिलेंगे। नीचे लिंक दिया गया, उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। 143 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 143 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पछताना या कुछ प्राप्त ना होना। अगर इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होता है, सॉरी यहाँ पर पछताना कहाँ से आ गया, दिमाग में पीछे वाला चल रहा है। तो याद रखिए विद्यार्थी अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या हो जाएगा सर आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 146 हाड़ौती बोली ... उपभाषा के अंतर्गत आती है। बताइए हाड़ौती बोली कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है। 146 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 146 बताइए सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम हाड़ौती बोली की बात करते हैं तो ये आपकी राजस्थानी, अभी मैंने आपको बताया था राजस्थानी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। 147 देखिए क्या कह रहा है कि मगही जो है किस उपभाषा की बोली है। अभी ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में डिटेल में। तो बताइए सर जो मगही है वो किस उपभाषा की बोली है। 147 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम मगही की बात करते हैं, देखो मगही जो है मागधी उपभ्रंश से आई है, तो ये बिहारी उपभाषा किसकी दोस्तों, बिहारी उपभाषा की। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं बिहारी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 148 का सभी लोग जवाब दीजिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अभी ये टेस्ट जब खत्म होगा तो 9:30 पे आपका पत्र लेखन, नीचे लिंक दिया गया है, और 10 बजे से एक बहुत ही स्पेशल लाइव टेस्ट होने वाला है। 10 बजे से बहुत ही स्पेशल लाइव टेस्ट होने वाला है, वो नीचे लिंक दिया गया है, उसको भी एनरोल कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन 10 बजे वाले का मिल जाए। और वहाँ पर आपको जो टेस्ट करवाया जाएगा ना, वहाँ पर आप जब टेस्ट दोगे तो समझ में आ जाएगा वहाँ पर आपको क्या मिलेगा। बेसिकली वहाँ पर आप जब जुड़ोगे तो जितने क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया है। पोल आएगा, पोल के हिसाब से आप लोग जवाब दोगे, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, और आपने लास्ट में कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया आपको सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो 10 बजे वाली क्लास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 9:30 बजे वाली क्लास तो आप देख लीजिएगा। इसलिए मैंने सभी क्लासेस लगातार लगा दी हैं जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, तो 10 बजे वाली क्लास और 9:30 बजे वाली क्लास दोनों क्लास देखना मत भूलिएगा। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल सही बात है, देवनागरी गुरुमुखी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जितने लोग जवाब दे रहे हैं देवनागरी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 149 देखिए कह रहा है विनय पत्रिका के लेखक बताइए कौन है सर। 149 विनय पत्रिका के लेखक बताइए कौन हो जाएंगे। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा विनय पत्रिका की अगर हम बात करते हैं तो इसके लेखक कौन है सर, तुलसीदास जी है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं तुलसीदास, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, तो विनय पत्रिका के लेखक कौन है दोस्तों, तुलसीदास जी हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। मजिस्ट्रेट ने भैया क्या क्या ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, बताइए सर इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।